In this session today, we are going to complete next three important sections of Negotiable Instruments Act 1881, that is Section 144, Section 145 and Section 146. All these three sections are related to the court's procedure when a party is called up for any offense that is done by their side in regards to dishonor of checks. अगर डिसऑनर ऑफ चेक्स के अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस हुआ है तो उस पार्टी के साथ कैसे डील करना है और ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो उन पर अप्लाई होते हैं, वी विल सी दैट इन दिस सेशन. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड these sections from 138. तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट सेशन जिसमें मैंने 143A में डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में कि ऐसे कब होता है कि जो कोर्ट है वो ऑफेंस के लिए दूसरी पार्टी को इंटरिम कंपनसेशन दे सकती है, तो यहाँ पर उसका ऑर्डर देना, कैसे कॉल अप करना है, इंटरिम कंपनसेशन के साथ कैसे डील करना है और कितना टाइम पीरियड पार्टी को दिया जाएगा इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए, ये सब हमने थॉरली डिस्कस किया था. ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस सेशन डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट सेशन इज सेक्शन 144. आइए समझते हैं 144 क्या बात करता है. Dear students, section 144, as you can see, is about mode of service of summons. जब पार्टी को समन पहुंचाना है या उनको समन देना है टू अपीयर इन द कोर्ट, तो वो कैसे दिया जाता है, what is the process that is followed, this is given in section 144 of Negotiable Instruments Act. तो ये सेक्शन कहता है that it deals with the mode of service of summons by the magistrate to the accused or witness. है ना, एक्यूज्ड को बुलाना हो या किसी विटनेस को बुलाना हो तो सबसे पहले बात होती है कि उनको समन दीजिए ताकि उनको इस चीज़ का नोटिस मिल जाए कि आपको कोर्ट में कॉल किया गया है, एज द केस मे बी. एंड नाउ द कॉपी ऑफ समन्स शैल बी सर्व्ड एट द प्लेस वेयर आई एम सॉरी, the copy of summons जो है it shall be served at the place where such accused or witness ordinarily resides या carries on the business. ये समझिए कि जहाँ पर accused person जो है या witness जो है रहता है या फिर जहाँ पर उसका बिजनेस है, जो जहाँ पर वो बिजनेस को कैरी कर रहा है, या फिर कोई ऐसा प्लेस जहाँ से उसको गेन या कोई भी उसका वर्कशॉप है, यू कैन से, तो ये इन तीन प्लेसेस पर समन पहुंचाया जा सकता है. एंड इट शैल बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट, हमेशा वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जाएगा या फिर बाय एनी कोरियर सर्विस, लेकिन वो कोरियर सर्विस का अप्रूवल पहले कोर्ट ऑफ सेशन से मिलना ज़रूरी है. मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑलरेडी उस कोरियर सर्विस को अप्रूवल दे रखा हो, अप्रूव्ड कर रखा हो कि हाँ जो कोर्ट्स हैं वो स्पीड पोस्ट की बजाय इनके थ्रू भी समन को पहुँचा सकती है. ये होना बहुत ज़रूरी है. तो आप ये दो मेथड से एक्यूज्ड या विटनेस को समन पहुंचा सकते हो. कहाँ पहुंचा सकते हो? जहाँ पर वो रहते हैं या वेयर दे कैरी देयर बिजनेस या फिर द place where they work for gain. And after then, where an acknowledgement purporting to be signed by the accused or witness or any endorsement purported to be made by any person authorized by postal department, means जहाँ जैसे हमने समन्स को पहुंचाया तो समन जब उसके प्लेस पे पहुंच गया एक्यूज्ड के या सॉरी कंप्लेनेंट के या विटनेस के वहाँ पर, तो उनको वो साइन करके देना है, अपनी एक्नॉलेजमेंट देनी है कि यस हमें कोर्ट की तरफ से समन मिल गया है. अगर उनके साइन नहीं है तो पोस्टल डिपार्टमेंट या कोरियर सर्विस की तरफ से भी एंडोर्समेंट दी जा सकती है दैट द एक्यूज्ड या विटनेस रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ समन्स. So the court issuing the summon may declare कि summon has been duly served. जैसे ही इस चीज़ की acknowledgement मिल जाती है dear students, whether it from accused or witness या फिर कहीं एंडोर्समेंट के थ्रू, तो ये समझा जाता है कोर्ट में कि समन जो है वो राइट प्लेस पर पहुंच गए थे और कोर्ट की तरफ से ये मान लिया जाता है कि हमने समन ड्यूली सर्व करे हैं, पार्टीज तक पहुंचाए हैं. अंडरस्टूड. ये बातें हम ऑलरेडी सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी में कर चुके हैं. मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स कैसे दिए जाते हैं. ऑन द टॉप यू सी द लिंक जिसमें मैंने समन से रिलेटेड बहुत डिटेल में समझाया था कि कैसे सर्विस ऑफ समन्स की जाती है अंडर सीपीसी. ये भी आप समझ लीजिए. तो यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी आई होप आपको ये मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन अच्छे से समझ में आई है. सेक्शन 144 में डिटेल में गिवन है.
Now students, coming to the next section, that is section 145. After 144, 145 talks about evidence on affidavit. एविडेंस ऑन एफिडेविट मीन्स अगर किसी पर्सन को कोर्ट में कोई एविडेंस देना है, ठीक है ना, कोई एविडेंस पहुंचाना है, तो अभी तक हमने क्या समझा है कि दैट पर्सन शुड बी प्रेजेंट एज इन पर्सन. आपको एविडेंस अगर देना है तो पहले यू हैव टू प्रेजेंट देयर. बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस चीज को एक एक्सेप्शन लेके चलता है, इसलिए यहाँ पर आपको प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर देयर इज एक्सेप्शन गिवन टू सेक्शन 145 और नॉट. येस इट इज एक्सेप्शन कि अगर कोई पार्टी एविडेंस देना चाहती है वो थ्रू एफिडेविट भी दे सकती हैं. So section 145 of Negotiable Instruments Act is an exception. Exception किस चीज की? Of normal rule of section 200 of CRPC 1973. 200 में क्या बात की जाती है अगर हम देखें तो 200 बोलता है कि जो कंप्लेनेंट हो, अगर उसको कोई भी एविडेंस कोर्ट में दिखाना है, कोई भी एविडेंस सबूत अपने तरफ से शो करना है, देन इट शुड बी बाय अपीयरिंग इन पर्सन. उसको एज अ पर्सन पहले अपीयर होना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, और तभी वो एक फिर उसके बाद उसको स्टेटमेंट ऑन ओथ देनी है कि मैं जो भी दिखा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ वो मेरी तरफ से सच है. तभी उसके एविडेंस को तवज्जो मिलती है, उसका एविडेंस स्वीकार किया जाता है. ये सेक्शन 200 हमारा सीआरपीसी का कहता है क्लियरली. बट डियर स्टूडेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो सेक्शन 145 है वो एक्सेप्शन है. दस जो सेक्शन 145 है वो कह रहा है कि आपको एज अ फिजिकली प्रेजेंट वहां पर नहीं होना है. यू कैन ऑल्सो शो योर एविडेंस थ्रू एन एफिडेविट. इट प्रोवाइड्स डिपार्चर कि आपको एविडेंस दिखाने के लिए ट्रायल में या कोर्ट में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है. देर इज अ परमिशन गिवन टू यू कि आप एविडेंस को थ्रू एफिडेविट भी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज section 146. Section 146, dear students, it talks about bank slip prima facie evidence of certain facts. अगर हमें कोई भी सबूत इधर उधर से नहीं दिख रहा है तो एविडेंस के तौर पर बैंक के द्वारा जो स्लिप जारी की जाती है या बैंक की जो स्लिप होती है उसको भी कुछ केसेस में एविडेंस मान लिया जाता है. तो सेक्शन 146 यही बता रहा है दैट ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ बैंक स्लिप, या तो आप कोई बैंक की स्लिप दिखा रहे हो, कोई मेमो दिखा रहे हो जिस पर बैंक का ऑफिशियल मार्क है, ऑफिशियल स्टैंप है कि हाँ ये बैंक द्वारा ही जारी की गई थी, कि दैट द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, और उस स्लिप के थ्रू ये शो हो रहा है कि हाँ चेक डिसऑनर हो गया था. देखिए हम जितना भी ये केसेस पढ़ रहे हैं अभी तक, स्टूडेंट्स माइंड में लेके चलिए यहाँ पर जो ऑफेंस है वो डिसऑनर का है, इसलिए मैं अब बार बार आपको डिसऑनर नहीं बोल रही हूँ. सिर्फ आप ये समझिए कि ट्रायल जो है, जो अभी तक हमने समझा है कि कैसे दिस कंपनसेशन देनी है, इंटरिम कंपनसेशन, कैसे ट्रायल होगा, कहाँ पर कॉग्निजेंस होगा, कहाँ पर हियरिंग होगी, कैसे समन दिया जाएगा, कैसे एफिडेविट लेना है, ये रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक है. राइट. सो अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो अगर उसके लिए कोई और सबूत नहीं है, देन बैंक की स्लिप या मेमो को मान लिया जाता है. इफ इट हैज ऑफिशियल मार्क, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि जो ये डिसऑनर हुआ था ऑफ द चेक इज ऑन द फैक्ट्स. अगर आप इसको रेब्यूट नहीं कर सकते, अगर आप इसको डिसप्रूव नहीं कर सकते, हाँ आपके पास है एविडेंस, अगर आपको लग रहा है नहीं ये गलत है, तो आप बैंक स्लिप को डिसप्रूव करके दिखाइए, आप और कुछ एविडेंस वहां पर शो कीजिए. बट इफ देयर इज नो एविडेंस अवेलेबल, देन कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट बैंक स्लिप, और बैंक स्लिप के बेसिस पर ही वो ये मान के चलते हैं ये चेक का डिसऑनर हुआ है. सो इफ यू वांट टू डिसप्रूव दैट ये रेब्यूटेबल है, आप शो कीजिए और एविडेंसेस. सो प्राइमा फेसी बैंक स्लिप इज द एविडेंस. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये तीनों ही सेक्शंस अच्छे से समझ में आए हैं, 144, 145, 146. टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस एंड आई थिंक इन देयर इज ओनली लास्ट सेशन रिमेनिंग. हमारा जो कमिंग लास्ट सेशन होने वाला है वो हमारा इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का लास्ट सेशन होगा. वी विल कंक्लूड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड आई होप हमने सारे पॉइंट्स, सारे सेक्शंस डिटेल में समझे हैं. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर, या आपको कोई कंप्लेंट आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन दिस आईडी. दिस इज learnwithnishman@gmail.com. You can
Contact freely on this number. We are there for you, and thank you for your attention. Have a nice day. We'll meet you in next session.